Hello everyone. In today's video, we are going to read graph and share of sectors in GDP. That percentage we are going to read. आज हम जो है ये आपके सामने जो ये 2 सालों का डेटा दिख रहा है इसे हम पढ़ेंगे, इसे हम समझेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। और इसके पहले जैसा कि स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जो आपका टर्शियरी सेक्टर है वो डे बाय डे जो है वो राइज अप हो रहा है। उसके सारे जो रीजंस हैं, कॉज है, वो भी हमने पढ़े थे और आज उसी से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इन्हें देख लेते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, इसे भी एक हिस्टोरिकल चेंज हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें जो ब्लू कलर है ये आपका क्या है, प्राइमरी सेक्टर, ये रेड कलर सेकेंडरी सेक्टर और ये ग्रीन कलर टर्शियरी सेक्टर को शो कर रहा है। और यहाँ ये है 1973 टू 74 का डेटा पहले हम देखेंगे। और यहाँ देखिए आप 0% टू 100%, ये देख रहे हैं आप 0% टू 100% ये परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो 73 टू 74 में प्राइमरी सेक्टर है उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, यहाँ परसेंटेज आप देखो कि यहाँ पे कितना परसेंट है, ये आप क्लियर बिल्कुल देख सकते हो 0 टू 40%। ये 0 टू 40% ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम कर देंगे 40%। ठीक है, ये 40% है। और यहाँ इसके बाद आप देखो सेकेंडरी सेक्टर का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे हम कर देंगे 10%। और टर्शियरी सेक्टर का जो परसेंटेज है वो कितना है, 50%। 50% क्यों है, यहाँ आप देखिए जहाँ परसेंटेज ये दिया हुआ है तो ये 50 टू 100% है, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ 50%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 73 टू 74 में जो प्राइमरी सेक्टर है उसका 40% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, 10% कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का है जीडीपी में एंड 50% कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शियरी सेक्टर का है जीडीपी में। अब आप यहाँ पे आओ 2013 और 14 आप देखो। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 2013 और 14 की जो डेटा है यहाँ पे ये 10% से ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर, आप देख सकते हो। ठीक है, ये 12% आप कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आप देखो, सेकेंडरी सेक्टर आपका यहाँ से स्टार्ट है 10% से थोड़ा ऊपर स्टार्ट है, यानी यहाँ हम मान सकते हैं चलो 12% से स्टार्ट होके ये 32% तक गया है। तो यहाँ पे हम क्या मान ले, चलो मान लेते हैं ये कितना है, 20% मान लेते हैं। ठीक है, ये 20% मान लेते हैं। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में आप देखो कितना ड्रास्टिक चेंज है। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर ये आपका सबसे ज़्यादा ये स्टार्ट हुआ है कहाँ से आपका, आप इसे ये 30% से थोड़ा ऊपर ग्राफ है तो आप इसे 33, 34, 32, ठीक, अब एग्जैक्ट हम नहीं यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, तो 32% से ही मान सकते हैं कि 32% टू ये 100% ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2013-14 का मतलब ये है कि इसमें जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम हुआ है जीडीपी में, और सेकेंडरी सेक्टर का जो परसेंटेज है वो बढ़ा है, और टर्शियरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है जीडीपी में 2013-14 के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स व्हाट इज़ द रिजल्ट, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि ईयर बाय ईयर और डे बाय डे ये क्या हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है, और जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ओके, तो आप चलो अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में क्या है, अब यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये आपका 17 टू 78 का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा है 2070 टू 2018। तो पहले 77 टू 78 का डेटा आप देखो, और है क्या, ये शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। ठीक है, कि जो आपके तीनों सेक्टर है तो हर एक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट,
ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने परसेंट है, या कोई भी सेक्टर जो है कितने परसेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो जब हम बहुत पहले की बात करते हैं 77 to 78 की बात करते हैं, तो जो आपका प्राइमरी सेक्टर है वो 71% को एम्प्लॉय किया हुआ है यहाँ पे, और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो उन्होंने 11% को जॉब दी हुई है, और जो 18% है, ठीक है, 18% जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें 18% लोग एम्प्लॉयड हैं, और सेकेंडरी में 11, ठीक है। तो यहाँ अगर आप हम इन तीनों को कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। अगर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर इसमें काफ़ी कम है। अब हम आते हैं 2017-18 के डेटा पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें 44%, ठीक है, 44% लोग एम्प्लॉय हैं, और जो सेकेंडरी सेक्टर है 25% लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, और जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें 31%, ठीक है। तो अगर जब हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम 2 सालों को कंपेयर करेंगे, डेटा कंपेयर करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और समझ में आएगा, लेकिन जब हम उसी साल के डेटा को उसी साल के डेटा से कंपेयर करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और है। जैसे अगर हम यहाँ कंपेयर करें ये 77 to 78 का डेटा, यानी यहाँ से यहाँ को कंपेयर करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये डाउनफॉल है, यानी पहले प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग थे, अब प्राइमरी सेक्टर में कम लोग हैं, ठीक। 11 to 25 कि पहले क्या था कि सेकेंडरी सेक्टर में कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी, अब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। और इसके बाद टर्शियरी सेक्टर देखिए, पहले कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट थी, अब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि जब 2017-18 की बात करते हैं तो ये 40, यहाँ पे आप देखो 44, ठीक है, ये 44, ये प्राइमरी सेक्टर, ओके, प्राइमरी सेक्टर में 44%, सेकेंडरी 25% और टर्शियरी 31%। तो जब 44, 25, 31 ये परसेंटेज आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आता है कि अभी भी, यानी 2017-18 में भी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, ये आपके प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं। अभी भी प्राइमरी सेक्टर ही है जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को इंगेज किया हुआ है। और सेकेंडरी सेक्टर में ठीक है, अगर दूसरे सालों की, दूसरे ईयर की तुलना अगर हम करें, कंपैरिजन करेंगे तो लगेगा कि टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में जो है काफ़ी चेंज आए हैं, काफ़ी राइज अप हुआ है। लेकिन अभी भी आप देखो तो 44%, ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर में ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक। ऐसा क्यों? ऐसा शायद इसलिए क्योंकि बराबर का शिफ्ट आउट नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर से लोग जो है सेम क्वांटिटी में सेकेंडरी और टर्शियरी में गए हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न हम आगे समझते हैं कि ऐसा क्या है कि अभी भी, जबकि हमने ऊपर के ग्राफ में पढ़ा है कि सर्विस सेक्टर जो है वो क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी भी, ठीक है, जस्ट अपोजिट कंडीशन हम देख रहे हैं कि वहाँ वो बता रहे हैं कि टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और यहाँ ये बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो इसका रीज़न हम आगे देखते हैं, ओके, आप इसका रीज़न देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखो, ये आप देखो, व्हाट इट मीन इज़ दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इज़ नेसेसरी, ठीक है। हमने जब देखा है अभी कि जो अभी भी है 44% लोग इंगेज कहाँ पे, एम्प्लॉयड कहाँ पे, एग्रीकल्चर में है, लेकिन उनका आउटपुट तो हमें जो है कंट्रीब्यूशन तो कहीं जीडीपी में दिख ही नहीं रहा है। तो इसका जो है रिज़ल्ट क्या है, इससे हम क्या कंक्लूज़न निकालेंगे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्रीकल्चर में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट,
देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है। एग्रीकल्चर में आज भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व इसलिए हैं क्योंकि एक ही फैमिली जो है, अपने छोटा प्लॉट हो या बड़ा प्लॉट हो, एक पूरी फैमिली उसी में इंगेज है। अगर एक प्लॉट पे 2 लोगों की ज़रूरत है तो भी पूरी फैमिली यानी 5-7 लोग उसमें ही इन्वॉल्व हैं। तो उसमें क्या है, दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ लेबर। ये वेस्टेज ऑफ लेबर है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड वेस्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पे आप देखो कि इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, अगर आप उनमें से कुछ लोगों को बाहर भी कर देते हो, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। उससे प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ना है। प्रोडक्शन पे कहीं से कोई भी थोड़ा भी असर नहीं होगा कि उनके जाने से प्रोडक्शन कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ उतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी। उस लैंड पे, उस प्लॉट पे 2 लोगों की ज़रूरत थी। अब अगर 2 ही लोग काम कर रहे हैं तो 2 ही लोग उतना ही प्रोडक्शन दे देंगे जितना कि 5 लोग कर रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह की सिचुएशन जो कि हमें विलेज एरिया, रूरल एरियाज़ में देखने को मिलती है, वो होती है अंडर एम्प्लॉयड, यानी पीपल are engaged. Okay, we can see that they are seems to be engaged but they are not exactly engaged there. One example is given here. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. फॉर इंस्टांस देयर इज़ लक्ष्मी, स्मॉल फार्मर है, ओनिंग अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ अनइरीगेटेड लैंड, डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप लाइक ज्वार एंड अरहर. ठीक है, लक्ष्मी है, इनके पास क्या है, 2 हेक्टेयर का स्मॉल प्लॉट है और इनके जो फैमिली के सारे मेंबर्स हैं, ऑल 5 मेंबर्स, सारे 5 मेंबर्स ये क्या करते हैं, उसी छोटे से प्लॉट पे पूरे साल जो है खेती करते रहते हैं. देन यू हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, उनके पास कोई और वर्क नहीं करने के लिए. तो ये क्या है, देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, उनका जो लेबर एफर्ट है, ठीक है, वो डिवाइड हो जा रहा है. ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड. उस छोटे से प्लॉट में सब लोग इंगेज, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ किसी एक के पास पूरा काम हो, कि हाँ किसी एक ने पूरा कर लिया, उसको उसका पूरा आउटपुट मिला. दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. यही एक सिचुएशन, इसी सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस दैन देयर पोटेंशियल. जहाँ ये समझ में आता है, जहाँ ये दिखाई देता है कि सब लोग इंगेज हैं काम करने में, लेकिन उनका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आउटपुट वहाँ से नहीं मिलता है. तो दिस काइंड ऑफ situation is called underemployment, that is hidden in contrast to someone who does not have a job and clearly visible as unemployed. ठीक है, कि जिनके पास क्या होता है, एक प्रॉपर जॉब नहीं होती है एंड इज़ क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, कि हाँ उन्हें काम करने के लिए कुछ नहीं है तो चलो कहीं इंगेज हैं, वो इंगेज हैं. ठीक है, तो वो इंगेज है, इस वजह से लोगों को लगता है कि हाँ चलो वो भी एम्प्लॉयड है. एक जबकि सिचुएशन जस्ट अपोजिट है, वो इंगेज सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है. तो उस प्लॉट पे जहाँ 4 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ 10 लोग लगे हैं, तो वहाँ का जो आउटपुट होगा, वहाँ सिर्फ 4 लोगों के एफ़र्ट का ही रिज़ल्ट मिलेगा, बाकी 6 लोगों के एफ़र्ट का रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा. अब आप देखो कि ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यहाँ एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है कि supposing a landlord Sukhram comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages, since you do not need 5 people to look after that small plot. इसमें क्या है, इसमें ये आपको बताया गया है कि अगर जो लैंडलॉर्ड आते हैं, लक्ष्मी का प्लॉट है, लैंडलॉर्ड आते हैं, उनकी फैमिली से कुछ और मेंबर्स को बाहर ले जाना चाहते हैं कुछ और काम देने के लिए, तो अगर उनके लैंड से जो है 5 जो सदस्य हैं उसमें से आप 3 को हटा भी देते हैं, तो जो लक्ष्मी के प्लॉट का जो प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्टलेस रहेगा. जितना प्रोडक्शन पहले था, अभी भी प्रोडक्शन उतना ही है, बल्कि बाकी जो 3 लोगों को शिफ्ट किया गया है अदर काम के लिए, तो वो अगर अलग काम करें तो वहाँ से वो मनी बना सकते हैं. ठीक है, और आप जो है नीचे रीड आउट जब करोगे तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये सिर्फ जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ये सिर्फ यही नहीं है, अर्बन एरियाज़ में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखने को मिलती है. जो सर्विस सेक्टर है,
तो वहाँ पे भी काम जो है कुछ पार्शियल काम भी होते हैं कि लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूरे दिन वर्क करते हैं, लेकिन पूरे दिन का उन्हें जो रिज़ल्ट है वो उतना नहीं मिलता है जो उनका पोटेंशियल होता है। ठीक है, जैसे आपके प्लम्बर हैं, रिपेयरिंग वर्क करने वाले हैं, तो ये या आपके कॉबलर हैं, ये छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग होते हैं पूरे दिन जो है काम करते हैं, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होता है वो पूरी तरह से नहीं मिलता है। ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की ही कंडीशन है अर्बन एरियाज़ में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप this video is clear to you. If any confusion is there, so please give in my comment section. I will try to answer you, and be safe, be healthy. Till then, bye.